हरिया एक 60 साल का बहुत ही ईमानदार साइकिल वाला है। गांव में अब ज्यादा धंधा ना होने की वजह से काफी साइकिल वाले अब ऑटो रिक्शा चलाने लगे थे, लेकिन हरिया की आर्थिक स्थिति बुरी होने की वजह से वो ऑटो रिक्शा खरीद नहीं पाया था। हरिया चाचा, कितने दिन ये 3 पहियों वाली साइकिल चलाओगे? बैंक से लोन लेके ऑटो खरीद लीजिए, मेरी ऑटो भी अभी जल्द ही आ जाएगी। मुझ जैसे गरीब बूढ़े को कौन लोन देगा बेटा? मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है और अब कितने दिन बचे हैं। सांस चल रही है तब तक चला रहा हूँ। अरे ऐसा मत बोलिए चाचा, आप 100 साल जियोगे। तभी हरिया उसे अपनी जेब से 5 रुपए का सिक्का निकाल के देता है। बेटा, ये तुम्हारे 5 रुपए परसों दवा के लिए कम पड़ रहे थे तब लिए थे तुमसे। क्या चाचा, आप भी? मैं तो भूल भी गया था। 5 रुपए तो है, थोड़ी 500 है। 5 हो या 50 है तुम्हारी मेहनत के ना। दिन बीत रहे थे और बढ़ती ठंड की वजह से हरिया की तबीयत और बिगड़ रही थी। साइकिल चलाना अब उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन पेट भरने के लिए काम करना जरूरी था। किसी ऑटो वाले को बुला लेते हैं। नहीं, उस साइकिल वाले को बुलाते हैं। इतना सामान एक ऑटो में नहीं जाएगा, खामखा दूसरी ऑटो करनी पड़ेगी। हाँ, ठीक कह रही हो। साइकिल वाले चाचा, ओ साइकिल वाले चाचा। हरिया किमिया की आवाज सुन के उनके यहाँ पहुंच जाता है। जी मैडम, कहाँ जाना है? सरस्वती विद्यालय के पास चाचा, बसेरा बंगला। चाचा, क्या आप इतना सारा सामान साइकिल पे उठा पाओगे? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। हरिया की हालत देख सागर को थोड़ा बुरा लगता है। कितने पैसे लेंगे? 20 रुपए। अरे चाचा, ये बहुत ज्यादा है, यही पास में तो जाना है। रहने दो किमिया, सामान भी तो भारी है। इतना भी भारी नहीं है सागर चाचा, हम 15 रुपए देंगे। दरअसल किमिया के बंगले तक सभी ऑटो वाले और साइकिल वाले 25 रुपए लेते थे। हरिया एक बार सामान को देखता है, लेकिन 2 दिनों से धंधा ना होने की वजह से फिर 15 रुपए में चलने के लिए राजी हो जाता है। किमिया 5 रुपए सेविंग्स होने की वजह से बहुत खुश हो जाती है। हाँ मैडम, ठीक है, मैं सामान पहुंचा देता हूँ। ये लीजिए चाचा एडवांस। हम ऑटो से घर जाते हैं, आप सामान लेके आइए। हाँ बेटा, धन्यवाद। सागर और किमिया एक ऑटो में बैठकर अपने घर चले जाते हैं और यहाँ हरिया काफी कठिनाई से साइकिल चलाने की कोशिश कर रहा है। खांसी ने उसकी हालत खराब कर रखी है। 2 दिन से खाना ना खाने की वजह से उसे बहुत कमजोरी भी आई है। यहाँ बंगले पे पहुंच के किमिया और सागर पार्टी की तैयारी करते करते हरिया की राह देख रहे हैं। हाँ भाई हाँ, पार्टी 6 बजे ही शुरू होगी और तभी केक कटिंग होगा। तुम भाभी और मुन्ना को लेके टाइम पे पहुंच जाना। चलो शाम को मिलते हैं, बाय। सागर, हमें घर आए आधा घंटा हो गया है, अभी तक वो साइकिल वाले नहीं आए। आ जाएंगे, सामान का वेट बहुत है और वो चाचा बूढ़े हैं, थोड़े बीमार भी लग रहे थे। राह देखते देखते 4 घंटे बीत जाते हैं। अब किमिया पैनिक हो जाती है। सागर, पार्टी शुरू होने में अब बस 2 ही घंटे बचे हैं, अभी तक सामान नहीं आया। तुमने खामखा उस साइकिल वाले को एडवांस पैसे दिए। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आई हो। प्रॉब्लम तो अब आएगी। मुझे लगता है वो साइकिल वाला हमारा सामान लेके भाग गया है। चलो पुलिस में जाके कंप्लेंट लिखवाते हैं। किमिया और सागर उसी रास्ते से हरिया को ढूंढते ढूंढते फिर से मार्केट पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ हरिया दिखाई नहीं देता। देखा, मैंने कहा था ना, उस साइकिल वाले ने हमें धोखा दिया है। चलो पुलिस स्टेशन, अच्छा सबक सिखाती उस बूढ़े को। मुझे लगता है हमें दूसरे रास्ते से और एक चक्कर लगाना चाहिए। वहाँ नहीं दिखे तो पुलिस स्टेशन चलेंगे। किमिया और सागर दूसरे रास्ते से हरिया को ढूंढते ढूंढते जा रहे हैं और तभी मगन उन्हें साइकिल पे उन्हीं का सामान लेके जाते हुए दिखाई देता है। अरे ये तो हमारा ही सामान है। मैंने कहा था ना तुम्हें, उस साइकिल वाले ने जरूर इस आदमी को हमारा सामान बेचा होगा और खुद गायब हो गया है। चलो उससे पूछते हैं। किमिया और सागर मगन के पास पहुंचते हैं। ओ भाई साहब, ये हमारा सामान है, उस बूढ़े साइकिल वाले ने तुम्हें बेचा है ना। अभी पुलिस स्टेशन जाके उसकी कंप्लेंट लिखवाती हूँ। किमिया बहुत उखड़ी हुई है। वो बिना कुछ सोचे समझे मगन को खरी खोटी सुना देती है। मगन बेचारा शांति से उसकी सारी बात सुन लेता है। किमिया शांत हो जाओ, अब सामान मिल चुका है ना हमारा, चलो घर चलते हैं। बिल्कुल नहीं, मुझे उस बूढ़े धोखेबाज साइकिल वाले को सबक सिखाना है। चलो पुलिस स्टेशन। किमिया गुस्से से आग बबूला हो गई थी। उसे बस धोखेबाज हरिया को सजा दिलवानी थी। मैडम प्लीज आप शांत हो जाइए, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। क्या मतलब? मैं गलत हूँ? दिन दहाड़े चोरी हुई है और आप मुझे शांत रहने के लिए कह रहे हैं? मैडम, हरिया चाचा ने ही मुझे आपका सामान आपके घर पहुंचाने कहा है। बसेरा आप ही का बंगला है ना? जी हाँ, मतलब हमारा सामान चोरी नहीं हुआ है, लेकिन वो चाचा कहाँ है?
मैं अपना काम खत्म करके घर लौट रहा था, तभी रास्ते में एक पेड़ के नीचे मैंने हरिया चाचा को देखा। वो बहुत कमजोर दिख रहे थे और जोर जोर से खांस रहे थे। अरे चाचा, क्या हुआ? आप ठीक तो है? नहीं बेटा, मुझसे अब ये साइकिल चलाई नहीं जा रही। क्या तुम मेरी मदद करोगे? हाँ चाचा, लेकिन पहले आप डॉक्टर के पास चलिए। ये सामान वामान रहने दीजिए, चलो हम अस्पताल चलते हैं। ऑटो। अरे ऑटो। नहीं बेटा, ऑटो। बेटा रुको। मगन सुनो, ये सामान गिराही के बंगले पे पहुंचाना बहुत जरूरी है। पहले ही बहुत देर हो चुकी है और मैंने उनसे एडवांस भी ले लिया है। लेकिन चाचा, वो छोड़ो, तुम ये 15 रुपए रख लो और जल्द से जल्द ये सामान उनके बंगले पर पहुंचा दो। मगन की बात सुन के किमिया और सागर को बहुत बुरा लगता है। मैडम, आप बिना सच्चाई जाने खामखा हरिया चाचा पे गलत इल्जाम लगा रही थी। सच बात तो ये है कि उनके जैसा ईमानदार व्यक्ति हमारे पूरे गांव में नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ईमानदारी की कोई क्लास नहीं होती, वो इंसान के कपड़ों और ओहदे से नहीं जांचनी चाहिए। मुझे माफ कर देना भाई साहब, मैं हरिया चाचा की माफी मांगना चाहती हूँ। पता नहीं भगवान आपको वो मौका देगा या नहीं। चाचा की तबीयत बहुत खराब है, मैंने दोस्तों को बुलवा के उन्हें अस्पताल भिजवाया है। किमिया को अपने व्यवहार पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, वो अपने आंसू रोक नहीं पाती। किरण ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की थी, लेकिन वो अपने आप से बहुत नाराज रहता था। उसे ऐसा लगता था कि वो दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान है। उसकी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं हो रहा और उससे बस गलतियां ही गलतियां होती रहती है। एक दिन उर्मी ने देखा कि ऐसे ही बेचैनी में आकर किरण बहुत सारी नोटबुक पर कलम घसीटी करके उन्हें खराब कर रहा है। किरण ये लो, और एक नोटबुक। किरण अचरज से उर्मी को देखता है। हाँ, इसे भी खराब करो, शायद तुम्हें तसल्ली मिले। उर्मी की बात सुन के किरण चिढ़ जाता है। ये क्या है दीदी, मैं यहाँ टेंशन में हूँ और आप मजाक कर रही है। उर्मी किरण के पास जाती है और उसे प्यार से समझाने की कोशिश करती है। किरण, अपनी गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। हाँ दीदी, मैं कोशिश तो करता हूँ, लेकिन बार बार मुझे मेरी पुरानी गलतियाँ याद आती है और फिर मेरा मन उठ जाता है। इट्स ओके, कल अच्छे से इंटरव्यू देना, पिछली गलतियां मत दोहराना। देखना, ये जॉब तुम्हें ही मिलेगी। चलो अब सो जाओ, गुड नाइट। किरण ने अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां की थी, जैसे गलत दोस्त चुनना, गलत लोगों के बहकावे में आकर खुद का नुकसान कर लेना, गलत करियर चुनना। दूसरे दिन किरण अपनी स्वर्गवासी माता पिता की तस्वीर को प्रणाम करके नए जॉब इंटरव्यू के लिए निकलता है। तभी उर्मी दही शक्कर लेके वहां आती है। किरण, लो दही शक्कर। थैंक यू दीदी। ऑल द बेस्ट, गुड न्यूज लेके घर आना। पता नहीं ये बैड लक मेरा कब साथ छोड़ेगा। लाइफ में सब गलत हो रहा है। काश मैंने पिताजी की बात मान ली होती और कॉमर्स के बजाय इंजीनियरिंग लिया होता, आज मेरा करियर बन जाता। किरण को सोच में खोया देख उर्मी उसके कंधे पे थपथपाती है। क्या हुआ, कहाँ खो गए? दीदी, उस जेलसी राजू की बात मानकर मैंने कॉमर्स लिया और खुद का कितना बड़ा नुकसान कर लिया ना। किरण, गलतियां सबसे होती है, लेकिन उन्हें याद करके तुम आगे की लाइफ खराब मत करो। फोकस ऑन योर फ्यूचर नाउ। गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो, यही सिखाया है ना पापा ने हमें। रात के 8 बजे है, लेकिन किरण अभी तक घर नहीं लौटा, इसलिए उर्मी थोड़ी चिंतित हो गई है। अब तक तो किरण को आ जाना चाहिए था। मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है, पता नहीं इंटरव्यू कैसे हुआ होगा। तभी किरण घर आता है। बड़ी देर कर दी तुमने, चलो हाथ मुंह धो लो, खाना खाते हैं। दीदी, किरण अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और रो पड़ता है। लगता है सिलेक्शन नहीं हुआ है। अरे कोई बात नहीं, दूसरी कंपनी में ट्राई करना। चलो हाथ मुंह धो लो फटाफट। मुझे नहीं खाना। आई एम अ फेलियर, बिगेस्ट फेलियर। मैं दुनिया का सबसे नाकामयाब इंसान हूँ। उर्मी किरण को शांत करती है। शांत हो जाओ किरण, जिंदगी बहुत बड़ी है। आज तुम्हारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? कैसे होता दीदी, मैंने इंटरव्यू दिया ही नहीं। किरण की बात सुन के उर्मी चकित हो जाती है। लेकिन क्यों? तुमने तो अच्छी तैयारी की थी इंटरव्यू की। पता नहीं मुझे क्या हो गया, मेरा नंबर आने ही वाला था और मुझे पसीने छूटने लगे, बहुत नर्वस फील होने लगा, हाथ पांव कांपने लगे और फिर मैं इंटरव्यू दिए बिना ही वहां से निकल पड़ा। ओह,
अब तुम ठीक हो या डॉक्टर के पास चले? नहीं दीदी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। मेरी सारी गलतियां ऐन मौके पे मुझे याद आती है और मेरा हौसला टूट जाता है। मुझे नहीं लगता मैं कभी इससे उबर पाऊंगा। किरण अपने कमरे में चला जाता है और उर्मी सोच में पड़ती है। कैसे इस लड़की को समझाऊं? अगले दिन सुबह किरण उर्मी के कमरे में जाता है। उर्मी अपने डायरी में कुछ लिख रही है। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग किरण, सॉरी आज ब्रेकफास्ट रेडी नहीं है। कोई बात नहीं, लेकिन सुबह सुबह ये तुम क्या लिख रही हो? तुम्हारे स्कूल की तो छुट्टियां चल रही है ना? हाँ, कल रात डायरी लिखना भूल गई थी, सो अभी पूरा कर रही हूँ। किरण ध्यान से देख रहा है कि उर्मी अपनी डायरी में लिखी एक लाइन रबर से मिटा रही है, लेकिन वो ठीक से मिट नहीं रही। दीदी, ये इंक पेन की लिखावट इस रबर से नहीं मिटेगी। ओह, क्या तुम्हारे पास इसे मिटाने वाला रबर है? नहीं दीदी। किरण की ना सुनते ही उर्मी फिर से उन लाइंस को और जोर जोर से घिसने लगती है, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता। दीदी, आपके डायरी का पन्ना गंदा हो रहा है, ये लाइंस नहीं मिटेगी। अरे नहीं, मिटेगी, तुम देखना। उर्मी अब थोड़ा सा पानी उस पन्ने पर डालती है और अपनी उंगली से लाइन को घिस के मिटाने की कोशिश करती है। लाइन तो मिटती नहीं, लेकिन पन्ना खराब हो जाता है। किरण उर्मी की हरकतें अचरज से देख रहा है। उफ, ये लाइंस कितनी जिद्दी है, इतनी कोशिश करने के बावजूद भी नहीं मिट रही। दीदी, आप खामखा परेशान हो रही हो। अब अगर आपने इस पन्ने को और ज्यादा घिसा तो वो फट जाएगा। हाँ पता है, लेकिन मुझे इन अनचाही लाइन से छुटकारा चाहिए। मैं आपको इस अनचाही लाइन से छुटकारा पाने का एक आसान तरीका बताऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। किरण एक पेन से उन अनचाही लाइंस के ऊपर सीधी लाइन खींचता है। बस हो गया। इन लाइंस पर मैंने काट मार दी है, यानी कैंसिल की है। लेकिन लाइंस तो फिर भी दिख रही है। हाँ, क्योंकि इस इंक पेन की लिखावट कभी नहीं मिटेगी, लेकिन पढ़ने वाला समझ जाएगा कि आपको ये लाइंस यहाँ नहीं चाहिए, आपको हटानी है। तुम सही कह रहे हो। आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इतना आसान था और आप बेवजह अपनी एनर्जी और समय बर्बाद कर रही थी। बिल्कुल तुम्हारी तरह। उर्मी की बात सुन के किरण कंफ्यूज हो जाता है। मेरी तरह? मैं तो कभी भी पेन की लिखावट मिटाने की कोशिश नहीं करता, बस ऐसे ही काट मार के आगे बढ़ता हूँ। हाँ, फिर अपनी पुरानी गलतियों को ऐसे ही काट मार के नई शुरुआत क्यों नहीं करते? उन गलतियों को बार बार याद करके जबरदस्ती मिटाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? अब उर्मी की बात किरण के पल्ले आ जाती है। हाँ दीदी, तुम सही कह रही हो। मैं तुम्हें नसीहत दे रहा था, लेकिन मैं खुद भी वही गलती कर रहा था। आई एम सॉरी। वेरी गुड। चलो अब नाश्ता करके वेस्ट हो गई एनर्जी वापस लाते हैं और अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करते हैं। कुछ साल पहले रामपुर में हरिया अपने परिवार के साथ रहता था। वो अपना छोटा खेत बो के परिवार की परवरिश किया करता था। उसका छोटा भाई कृष्णा खेती के काम में उसकी कोई मदद नहीं करता, लेकिन कृष्णा एक बहुत ही अच्छा कारपेंटर था। कृष्णा, कृष्णा उठो भाई, सूरज सिर पे आया है, कुछ काम वाम नहीं करना तुम्हें? भैया, स्कूल शुरू होने में अभी 1 महीना बाकी है, क्यों परेशान कर रहे हो? सोने दो ना। मुखिया जी सुबह आके गए हैं, वो स्कूल के बेंचेस का काम कब तक होगा पूछ रहे थे। कह देना हो जाएगा, अभी बहुत टाइम है। ये कह के कृष्णा फिर मुंह पे चद्दर ओढ़ के सो जाता है। हरिया को समझ नहीं आ रहा आखिर इसे कैसे समझाए। इसी विचार में हरिया अपने खेत की तरफ निकल पड़ता है। जब वो गांव की नुक्कड़ पे पहुंचता है तब, अरे भाई, सुना है मुखिया जी दूसरे गांव से मिस्त्री बुला रहे हैं। वो तो होने ही वाला था। कृष्णा के भरोसे बैठेंगे तो हो गया सत्यानाश। हाँ और नहीं तो क्या। हरिया भैया की विश्वसनीयता की वजह से मुखिया जी ने ये इतना अच्छा काम उस आलसी कृष्णा को दिया है। गांव वालों की बातें सुनकर हरिया परेशान हो जाता है, क्योंकि कृष्णा की गैर जिम्मेदारी की वजह से अच्छा खासा पैसे देने वाला काम खोने के लक्षण नजर आते हैं। क्या करूं इस लड़के का समझ नहीं आता। भगवान ने हुनर तो दिया है, लेकिन इसका यह आलसीपन। हरिया थका हारा रात को घर लौटता है। उसकी बीवी उसे खाना परोसती है। बीवी से पता चलता है कि कृष्णा दोपहर 3 बजे उठा और बिना नहाए धोए दोस्तों से मिलने बाहर चला गया है। अच्छा, यानी आज भी स्कूल नहीं गया। इतना काम पड़ा है, लेकिन इस लड़के के दिमाग में भूसा भरा है। और आज जाते समय रात के भोजन में केरी का अचार बनाने के लिए बोल के गए हैं। बीवी की बातें सुनते ही हरिया के दिमाग में एक कल्पना आती है। वो बीवी से नींबू मांग के लेता है और बाहर आंगन में जाके बैठ जाता है। भाभी, जल्दी खाना परसो, बहुत भूख लगी है। और हाँ, कैरी का अचार भी देना।
कैरी का अचार बाहर आंगन में आपके भैया बना रहे हैं। कृष्णा बाहर आता है और हरिया को नींबू के बीज के साथ बैठा देख चकित होता है। भैया, ये नींबू के बीज के साथ क्यों बैठे हो? तुम्हारे लिए कैरी का अचार बना रहा हूँ। भैया, आप ठीक तो है? नींबू के बीज से आप कैरी उगाओगे? हाँ, क्यों नहीं उगेगी? भैया, आप ही ने सिखाया है ना, जो बोओगे वही पाओगे। फिर तभी मुखिया जी का आदमी वहां आता है और कृष्णा को बताता है कि मुखिया जी ने स्कूल के काम के लिए नए कारपेंटर को बुलाया है, अब उसे स्कूल आने की जरूरत नहीं। अरे मुखिया जी, ऐसे कैसे कर सकते हैं? मेरे जैसा एक्सपर्ट कारपेंटर उन्हें आजू बाजू के 10 गांव में नहीं मिलेगा। वो आप उनसे जाके बोलिए, चलता हूँ। अच्छा खासा काम हाथ से जाने की वजह से कृष्णा बहुत दुखी होता है। कृष्णा, अब दुखी होने से कोई फायदा नहीं है। जो जैसा बोता है वैसा ही फल पाता है। तुमने अपने आलसी स्वभाव के कारण इतना अच्छा पैसे कमाने का मौका खो दिया है। भैया, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है कृष्णा, देर से आए दुरुस्त आए, आगे से ख्याल रखना। तो इस प्रकार देर से ही सही कृष्णा की आंखें खुल जाती है और वो आगे से खूब मेहनत करने का वादा हरिया को देता है। ये है बिपिन, जो एक स्कूल के बाहर केक बेचता था। जैसे ही स्कूल की बेल बजती, बिपिन शुरू हो जाता। केक लो केक, क्रीम केक, चॉकलेट केक, ऑरेंज केक, स्ट्रॉबेरी वैनिला टेस्टी टेस्टी केक। और सारे बच्चे केक खरीदने के लिए बिपिन की ओर दौड़ पड़ते थे। मुझे चॉकलेट केक, मुझे स्ट्रॉबेरी कपकेक, मुझे वैनिला केक। हाँ हाँ, सबको दे रहा हूँ। बिपिन एक एक करके सारे बच्चों को केक दिया करता था और बस कुछ ही देर में उसकी पूरी पेटी खत्म हो जाती। हर रोज वो खुशी खुशी घर पहुंचता। अपर्णा, अरे ओ अपर्णा, आई जी। लगता है कल से ज्यादा केक बनाने पड़ेंगे। वो क्यों जी? ये देखो, पूरी पेटी खाली है और कुछ बच्चों को तो वापस भेजना पड़ा। और वैसे भी मैंने एक और चीज सोची है। क्या? वो बाजार में एक नई कोचिंग क्लासेस खुली है ना, वहां भी बहुत सारे बच्चे आते हैं। सोच रहा हूँ कि सुबह स्कूल और शाम में वहां बैठूं, दुगनी कमाई होगी। ये तो बहुत अच्छा है जी। मैं आज से ज्यादा मिश्रण बनाती हूँ। ठीक है। अपर्णा रसोई में गई और एक बड़े से तपीले में आटे का मिश्रण बनाने लगी। तैयार मिश्रण अपर्णा ने कप्स में डाल दिया और कप्स को बेकिंग के लिए ओवन में रख दिया। कुछ देर बाद बिपिन ने ओवन से तैयार कपकेक्स निकाले और उन्हें सजाने लगा। ऐसा करके दोनों पति पत्नी ने ढेर सारे केक बना लिए। अगले दिन जब स्कूल की घंटी बजी, बिपिन वापस चिल्लाने लगा, केक लो केक, क्रीम केक, चॉकलेट केक, ऑरेंज केक, स्ट्रॉबेरी वैनिला टेस्टी टेस्टी केक। सारे बच्चे बिपिन की ओर दौड़े और बिपिन ने सभी को केक्स दिए। आज बिपिन के पास केक्स बहुत ज्यादा थे, इसीलिए कुछ केक्स बच गए। बचे हुए केक्स लेकर बिपिन घर आया। देखो, आज केक्स बचे हुए हैं, शाम में इन्हें बेचता हूँ। शाम में बिपिन बाजार में बैठ गया और केक लो केक, क्रीम केक, चॉकलेट केक, ऑरेंज केक, स्ट्रॉबेरी वैनिला टेस्टी टेस्टी केक। यहाँ भी बच्चे बिपिन के पास खींचे चले आए। आज बिपिन बहुत थका हुआ था, लेकिन वो बहुत खुश था। देखो अपर्णा, आज तो दुगनी आमदनी हुई है। बहुत अच्छे, अब रोज ऐसे ही करेंगे। अब रोज बिपिन 2 बार केक बेचने जाया करता था। इससे वो बहुत थक जाया करता था। अजी, एक आध दिन छुट्टी भी लिया कीजिए, वरना आप बीमार पड़ जाएंगे। मुझे कुछ नहीं होगा, तुम बस मेरे पैर दबा दो। अपर्णा बिपिन के पैर दबाने लगी। अब बिपिन इतना थक जाया करता था कि वो अपर्णा की केक बनाने में मदद भी नहीं करता था। तो एक दिन अपर्णा ने बिपिन से बात करने की ठान ली। अगर हम दोनों ऐसे ही काम करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। इससे तो अच्छा है कि हम पहले जैसे रहे। नहीं नहीं अपर्णा, अब इतने सालों बाद हमारी आर्थिक परिस्थिति सुधरने लगी है। अब अगर छोड़ दिया तो क्या फायदा होगा? लेकिन ऐसे तो हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। बिपिन और अपर्णा सोचने लगे। मेरे पास एक सुझाव है। बोलो। क्यों ना हम बाजार से कपकेक खरीदे और उनको सजा के बेचें। इससे हमारी मेहनत कम हो जाएगी और स्वास्थ्य भी बचा रहेगा। ठीक है, ये भी करके देखते हैं।
अगले दिन बिपिन बाजार में एक केक की दुकान में गया और उसने बहुत सारे कपकेक्स खरीद लिए। याद रहे, ये 3 दिन तक ही रह सकते हैं। ठीक है। और फिर अपर्णा और बिपिन ने कपकेक्स को क्रीम से सजाया। बिपिन रोज की तरह स्कूल गया और वहां केक्स बेचे। फिर बाजार गया, वहां भी कपकेक्स बेचे। ये सिलसिला 3 दिनों तक चलता रहा। 3 दिन बाद भी कुछ कपकेक्स बच गए थे। अब इनका क्या करें? कुछ नहीं, कल बेच दूंगा। इन्हें 3 दिन हो चुके हैं। कुछ नहीं होता। अगले दिन बिपिन ने वही कपकेक्स बेचे और घर लौट आया। शाम को जब बिपिन और अपर्णा साथ में बैठे थे तब उनकी पड़ोसन विमला वहां आई। अरे अपर्णा, तुमने सुना क्या? क्या? शहर में बहुत से बच्चे फूड पॉइजनिंग की वजह से अस्पताल में भर्ती है। और तो और ये सभी बच्चे एक ही स्कूल और कोचिंग क्लास में जाते हैं। आज टीवी पे दिखा रहे हैं। ये बात सुनकर बिपिन और अपर्णा के पैरों के तले जमीन खिसक गई। उन्हें हवालात जाना पड़ा। दूसरों की जिंदगी से खिलवाड़ करने की उन्हें सजा भुगतनी पड़ी।